दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के गिरते हुए स्ट्रेंथ को रोकने के लिए और इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए एक तरफ जहां पे स्वदेशी एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में ध्यान सबसे अधिक केंद्रित किया गया है, तो वहीं पे स्वदेशी एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में जो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है उसे देखते हुए एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को मजबूत रखने के लिए कुछ विदेशी एयरक्राफ्टों को खरीदना भी जरूरी है। और इसी कारण की वजह से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर मतलब MRFA टेंडर को भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया है। और दोस्तों ये जो MRFA टेंडर है ये असल में साल 2018 में इशू हुआ था, मतलब इसके रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था और साल 2024 तक अब तक इन एयरक्राफ्टों के टेंडर में ज्यादा कोई प्रोग्रेस तो नहीं हुआ है। लेकिन अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि MRFA टेंडर में और अधिक से अधिक कंपनियों के तरफ से हिस्सा लेने को लेकर अपना इंटरेस्ट जताया जा रहा है। मतलब भारत के सामने अब MRFA टेंडर के अंतर्गत और अधिक एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों आप लोगों को यह भी पता होगा कि MRFA टेंडर के अंतर्गत करीब करीब 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर अब तक भारत के सामने हो चुका है, जिनमें स्वीडन के साफ ग्रुप के तरफ से जो JS-39 ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट है वो असल में इस टेंडर में पहला ऐसा एयरक्राफ्ट बन चुका है जो कि संपूर्ण 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के सामने अपने एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि स्वीडन के साफ ग्रुप के इस ऑफर के बाद अब कई सारे अलग अलग कंपनी या फिर कहे तो डिफेंस मैन्युफैक्चरर के बीच में भी एक तरीके से भारत के सामने इस तरीके के सिमिलर ऑफर रखने को लेकर रेस शुरू हो गया है। और कई सारे अब ऐसे कंपनी भारत में इंडिपेंडेंटली अपने फैसिलिटीज को लगाने को लेकर अपना इरादा जता रहा है, जिसमें कि बिना किसी पार्टनरशिप के ही फुल ओनरशिप भारत के पास होगा। अब दोस्तों इससे पहले स्वीडन के साफ ग्रुप के तरफ से भारत के जो अदानी डिफेंस है उसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया गया था, लेकिन अचानक से कुछ समय पहले साफ ग्रुप के तरफ से इस ज्वाइंट वेंचर से अपने आप को पीछे कर लिया गया, जो कि कई सारे एक्सपर्टों को हैरान भी किया था, क्योंकि इस ज्वाइंट वेंचर का मकसद ये था कि अगर भारत इन एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो अदानी ग्रुप के साथ मिलकर साफ ग्रुप के तरफ से इन एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण किया जाएगा। लेकिन अब जो 100% FDI का ऑफर भारत के सामने किया गया है उससे एक तरीके से वो जो हैरानी था वो दूर हो चुका है। और अब ये भी साफ हो चुका है कि स्वीडन के साफ ग्रुप भारत के इस टेंडर को जीतने के लिए बहुत ही अधिक प्रयास कर रहा है और किसी भी ज्वाइंट वेंचर से आगे बढ़ के स्वीडन के साफ ग्रुप फुल ओनरशिप के साथ भारत के सामने एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रख रहा है। और दोस्तों ये जो 100% FDI है इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर भारत के द्वारा स्वीडन के साफ ग्रुप के इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो स्वीडन ही 100% इन्वेस्टमेंट करते हुए भारत में इन एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाएगा। और दोस्तों साफ ग्रुप के बाद दावा यह भी किया जा रहा है कि फ्रांस के जो डैसॉल एविएशन है, जो बेसिकली राफेल एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग के वजह से पहचाना जाता है, वो भी भारत के सामने इसी तरीके के सिमिलर ऑफर रखा है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि डैसॉल एविएशन और रिलायंस ग्रुप के बीच में जो ज्वाइंट वेंचर है मतलब डैसॉल रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, उसके भी 100% शेयर को मतलब 100% FDI को डैसॉल एविएशन अपने एयरक्राफ्टों के साथ ऑफर कर रहा है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो कंपनी है इसके फुल ओनरशिप के साथ राफेल एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सकेगा। हालांकि दोस्तों यूरोप के इन दोनों देशों के ऑफर को देखते हुए बताया यह भी जा रहा है कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के निर्माता मतलब यूरोपियन कंसोर्टियम के तरफ से भी 100% FDI के अंतर्गत भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने को लेकर भी इरादा बनाया जा रहा है, ताकि भारत में एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंपनी का फुल कंट्रोल रहे। और दोस्तों इससे अगर देखा जाए तो भारत के जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो भी फुलफिल होगा और किसी भी तरीके के थर्ड पार्टी या फिर कहे तो किसी भी तरीके के पार्टनर को यहाँ पे जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक तरीके से दोस्तों ये जो प्रोसेस है इसमें कई तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगा। हालांकि दोस्तों यूरोप के इन 3 एयरक्राफ्टों के अलावा इस टेंडर में भारत के सामने जो बाकी 5 एयरक्राफ्ट है उन एयरक्राफ्टों को लेकर कंपनियों का अप्रोच फिलहाल कुछ अलग ही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 2 कंपनी मतलब बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के तरफ से भारत के सामने 3 जो एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है, मतलब बोइंग के F-15EX और FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन के F-21 एयरक्राफ्टों को लेकर अमेरिकी कंपनी भारत के कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। और फिलहाल बोइंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप को लेकर जहां पे बातचीत कर रहा है, तो वहीं पे लॉकहीड मार्टिन कंपनी टाटा एरोस्पेस लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है। और इसी तरीके का जो मेथड है वो रशिया के तरफ से भी अपनाया जा रहा है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रशिया के द्वारा जो MiG-35 और सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव भारत के सामने रखा गया है, उन एयरक्राफ्टों को भी भारत में रशिया अपने पुराने ट्रेडिशनल मेथड में ही निर्माण करना चाहता है, जिस तरीके से कि सुखोई 30 MKI और MiG-21 जैसे एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण किया गया था। अब दोस्तों भारत के तरफ से डिफेंस इक्विपमेंटों के मैन्युफैक्चरिंग और भारत में डिफेंस इक्विपमेंटों को तैयार करने को लेके जो 100% FDI के ऊपर से कैप को हटाया गया, उसके बाद ये जो ऑफर है इसे लेके एक तरीके से भरमार आ चुका है। और दोस्तों खाली MRFA टेंडर में ही नहीं बल्कि और भी कई तरीके के हथियारों को लेके अलग अलग विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत के सामने 100% FDI
एफडीआई का ऑफर रखा जा रहा है ताकि उन कंपनियों के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसे भारत में संपूर्ण उन कंपनियों के स्वामित्व के साथ बनाया जा सके। और दोस्तों इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के सप्लाई चेन और भारत के इक्विपमेंटों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी इससे फुलफिल किया जाएगा। अब दोस्तों 100% एफडीआई का सिंपल मतलब यह है कि इन एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए भारत को एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेके एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग, एयरक्राफ्टों के सप्लाई चेन को तैयार करने के लिए संपूर्ण जो खर्चा है वो कंपनी की तरफ से ही बेयर किया जाएगा। हालांकि इससे पहले जो समझौता था उसमें ज्वाइंट वेंचर मैकेनिज्म में एक प्राइवेट भारतीय कंपनी या स्टेट ओन कंपनी को ज्वाइंट वेंचर में शामिल करना जरूरी था और इस ज्वाइंट वेंचर का एक हिस्सा जहां पे एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब उस विदेशी कंपनी से आने वाला था, तो वहीं पे बाकी का हिस्सा जो था वो स्वदेशी कंपनी के द्वारा बेयर किया जाना था। और दोस्तों कई बार ऐसे जो ज्वाइंट वेंचर है इसमें दोनों कंपनियों के अलग अलग इंटरेस्ट होने के कारण इसमें मतभेद आता है और ऐसे ज्वाइंट वेंचर फेल हो जाता है। पर 100% एफडीआई के तहत अगर देखा जाए तो संपूर्ण स्वामित्व अगर विदेशी कंपनी के पास होता है तो ये भी एक तरीके से चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि उन कंपनियों के इशारे पे ही ये मैन्युफैक्चरिंग होगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत में अगर 100% एफडीआई के अंतर्गत ऐसा प्लांट बनता है तो इसमें भारत में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, भारत में जॉब स्केल भी बढ़ेगा और साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब है कि भारत में फॉरेन करेंसी का भी इनफ्लो अधिक होगा। दोस्तों चलिए थोड़ा जानते हैं एमआरएफए टेंडर के बारे में। बेसिकली दोस्तों ये जो एमआरएफए टेंडर है ये 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक ऐसा टेंडर है जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकना चाहता है और स्वदेशी एयरक्राफ्टों को डेवलप करने को लेकर जो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है उस डिले के दरमियान इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इस टेंडर को जारी किया गया है। और दोस्तों ये जो टेंडर है ये असल में पहली बार इस तरीके के एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रोसेस नहीं है बल्कि इससे 2 दशक पहले भी सिमिलर ऐसा एक प्रयास किया गया था जिसके अंतर्गत 126 एयरक्राफ्टों खरीदना था। लेकिन साल 2015 तक राफेल एयरक्राफ्टों को चुनने के बाद टेंडर को रद्द करके केवल मात्र 36 राफेल एयरक्राफ्टों को ही खरीदा गया। साल 2018 आते आते इस टेंडर को फिर से एक बार नए नाम से और नए स्वरूप से जारी किया गया और दोस्तों इस टेंडर में थोड़ा बहुत बदलाव करने के कारण अब इस टेंडर में 2 इंजन वाले हैवीवेट एयरक्राफ्टों का भी पार्टिसिपेशन है जिनमें की बोइंग के तरफ से अपने नए एयरक्राफ्ट के रूप में F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, तो वहीं पे रशिया के सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों का भी ऑफर भारत के सामने है। अब दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि टोटल 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर इंडियन एयरफोर्स के सामने इस टेंडर के अंतर्गत हुआ है जिनमें सबसे अधिक 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर अमेरिका के द्वारा किया गया है। और दोस्तों अमेरिका के बोइंग कंपनी के द्वारा 2 इंजन वाले मीडियम वेट कैटेगरी के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का जहां पे प्रस्ताव रखा गया है, तो वहीं पे बोइंग कंपनी की तरफ से 2 इंजन वाले हैवी वेट कैटेगरी के F-15EX एयरक्राफ्ट का प्रस्ताव भी भारत के सामने रखा गया है। जबकि दूसरे कंपनी के रूप में लॉकहीड मार्टिन के द्वारा अपने सिंगल इंजन मीडियम वेट कैटेगरी के F-21 एयरक्राफ्ट मतलब F-16 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन का ऑफर रखा गया है। दोस्तों भारत के सामने ऑफर के पोजीशन में दूसरे जगह में है रशिया और रशिया की तरफ से 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है जिनमें 2 इंजन वाले मीडियम वेट कैटेगरी के मिकोयान MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ में 2 इंजन वाले हैवी वेट कैटेगरी के सुखोई Su-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। वहीं पे दोस्तों यूरोप के अंदर से भी 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है जिनमें स्वीडन के साफ ग्रुप के तरफ से भारत के सामने साफ JS-39 ग्राइफिन ई मतलब सिंगल इंजन लाइट वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया है, तो वहीं पे यूरोपियन कंसोर्शियम के द्वारा 2 इंजन वाले मीडियम वेट कैटेगरी के यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस के डसॉल एविएशन के द्वारा भारत के सामने 2 इंजन वाले मीडियम वेट कैटेगरी के राफेल एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया है। और दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों में से फिलहाल राफेल एयरक्राफ्टों की संभावनाएं अधिक लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 36 राफेल एयरक्राफ्टों खरीदा जा चुका है और इंडियन नेवी भी 26 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है जिससे कि इंडिया के पास करीबन 62 राफेल एयरक्राफ्ट होगा। और दोस्तों इससे भारत के पास राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा खासा ट्रेनिंग भी होगा जो कि आने वाले समय में डील में मदद भी करेगा। और दोस्तों पिछले डील में भारत की तरफ से ऑलरेडी इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को लेकर काम किया जा चुका है जिन कारणों के वजह से इस बार अगर फिर से राफेल एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो इन एनहांसमेंट के लिए भारत को फिर से खर्चा करना नहीं पड़ेगा और पिछले बार किया गया खर्चे को सही तरीके से यूटिलाइज भी किया जाएगा। ऊपर से दोस्तों अगर देखा जाए तो पिछले बार के टेंडर में 2 ही एयरक्राफ्ट ऐसा था जो कि टेक्निकल राउंड को कंप्लीट करने में सफल था जिनमें एक था राफेल और दूसरा था यूरोफाइटर टाइफून। हालांकि इस बार टेंडर में 2 नया एयरक्राफ्ट है जिनमें F-15EX और सुखोई Su-35 जैसे एयरक्राफ्ट है और MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों को काफी अधिक अपग्रेड किया गया है। और पिछले बार के टेंडर में हार मिलने के कारण लॉकहीड मार्टिन के तरफ से भी F-16 एयरक्राफ्टों को बदल के नए अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट के रूप में F-21 एयरक्राफ्टों को तैयार किया गया है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के लिए राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को फिलहाल के कंडीशन में हरा पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों को भी इस टेंडर में कड़ी टक्कर मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये 100% एफडीआई के बाद क्या यूरोप के इन 3
इन एयरक्राफ्टों को भारत के टेंडर में बढ़ोतरी मिल सकेगा या फिर 100% एफडीआई इन एयरक्राफ्टों के लिए एक मुश्किल का कारण बनेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।